नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट बोथ मीडियम की। सभी सब्जेक्ट और दोनों मीडियम इंग्लिश और हिंदी में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाए जाएंगे। पिछले कुछ समय से बिजी होने के कारण कुछ क्लासेस मैं नहीं ले पाया था, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर चलेंगी और हर वीक में आपको हर सब्जेक्ट की 3 से 4 क्लासेस मिल जाएंगी कम से कम। तो चलिए, ये हम अध्याय पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हमने पहले पढ़ लिया था। जैसा कि आपको पता है कि काम में व्यस्तता होने के कारण मैं बीच में क्लासेस नहीं ले पाया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता, कि किस प्रकार से पूरी पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो हैं। तो आपने यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट बायोडाइवर्सिटी वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन। कि आपने अब तक देखा है कि आप समझ गए होंगे कि नाउ दैट जो बायोडाइवर्सिटी है ना, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, ये अलग अलग क्यों हैं कि एक क्षेत्र में बर्फ़ वाले में जाएंगे तो आपको अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे मिलेंगे, आप रेगिस्तान में जाएंगे वहाँ पे आपको पेड़ पौधे जीव जंतु अलग मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे आपको अलग मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जलवायु और वहाँ की जो कंडीशन है, भूमि का प्रकार, मौसम, वो सब कुछ अलग है। उसके कारण ये बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। कि आपको यहाँ पे 2 प्रकार के ऊँट आपको दिखाए गए हैं, कैमल ही दिखाए गए हैं, और दोनों को देखिए। एक कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, एक है आपका जो ठंडा रेगिस्तान है आपका लद्दाख का, उसका, और एक है राजस्थान का। वट आर द डिफरेंसेज यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, क्या आपको अंतर नज़र आते हैं? वट एडवांटेज डू दिस डिफरेंट प्रोवाइड टू दिस कैमल, कि ये जो अंतर हैं ये इनको क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं, या फिर ये अंतर ऐसे ही, ये आपको देखना है। एक बार आप इनकी तस्वीर देखिए। ये आपका कैमल वाला ऊँट राजस्थान वाला ऊँट है, ये आपका लद्दाख का है। चीज़ें क्लियर हुई आपको? द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स, जो आपका हॉट डेजर्ट का ऊँट है, ये आपका गर्म रेगिस्तान का है, उसके क्या है, लंबे पैर हैं। आपको कर लेंगे। विद वाइड हुज, हुज क्या होते हैं? नीचे के खुर बोलते हैं इनको, क्या होता है? ये खुर्स होते हैं। एलेक्स शेयर दैट हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हुज हेल्प दीज कैमल्स टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड। ये कह रहा है कि एलेक्स ने, उसकी जो दादी माँ थी, उसने बताया था कि इसके जो आपके राजस्थान का जो ऊँट है, गर्म रेगिस्तान का ऊँट है, इसके जो लंबे पैर और नीचे से जो इसके खुर बोलते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। वो उसको किस प्रकार से सहायता करते हैं? ये रहा वाइड हुज हेल्प दीज कैमल्स इन, ऊँटों को वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट, जो रेतीला आपका रेगिस्तान है ना, उस पे चलने में मदद करते हैं। क्योंकि इस प्रकार से मिट्टी होती है ना, अगर ये वाइड नहीं होंगे तो ये इसकी मिट्टी में से चला नहीं जाएगा, ये मिट्टी के अंदर धंस जाएंगे। लेकिन इसके वाइड होते हैं तो ये मिट्टी पे चलने में इनको सहायता प्रदान करते हैं। विदाउट सिंकिंग इनटू सैंड, मतलब सिंकिंग होता है धंसना भी। ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड द लेग्स ऑफ द कैमल ऑफ ए कोल्ड डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट वाले ऊँट को आप देखेंगे तो उसकी जो हाइट आपको मिलेगी वो कंपेरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन द हॉट डेजर्ट, की जो गर्म रेगिस्तान में पाए जाते हैं उससे क्या है, उनकी हाइट कम मिलेगी। दीज शॉर्ट लेग्स अलो देम टू वॉक इजीली ऑन माउंटेन्स रीजन्स, की जो पहाड़ी एरिया है उस पर चलने में उनको सहायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि अगर लंबे होंगे तो उनका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ये दोनों के अंतर है। क्या है ये अंतर, क्यों आया है दोनों ऊँट्स में? पहले तो पैर देखिए आप, और दूसरा एक अंतर ये हेयर का है कि उसके जो हेयर हैं यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं। क्योंकि इसमें ये आपका ठंड का, तो यहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ेगी ठंड से बचने के लिए। और ये हम्प का है भी, क्या है, हम्प, इसमें एक है और इसमें 2 हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपका ठंडा रेगिस्तान होता है, यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और ये अपना जो खाना है हेम्प में स्टोर करके रखता है फैट के रूप में। ठीक है, और इसको इतने ज़्यादा खाने की कमी तो होती है रेगिस्तान में, लेकिन इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसके एक हम्प होता है।
और विशेषताएं इसकी ऊँट को है जो पसीना भी कम आता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इन डेजर्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली, कि जो डेजर्ट है उसमें जो खाना है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स, जो कैमल हैं वो अपना जो फूड है, खाना है, वो फैट के रूप में स्टोर रखते हैं हम्प्स में, कुबड़ में। कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हेम्प ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। तो ये कहता है कि जो कैमल है आपके, वो उस फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं भी। ये आपको बता दिया कि कैमल स्टोर फूड इन देयर हेम्प्स, कि वो अपने हेम्प में फूड स्टोर करके रखते हैं। कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हेम्प ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव, कि जो एक हेम्प है वो उनकी सहायता करता है, सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए, ड्यूरिंग द स्कैरसिटी तक कमी ऑफ फूड, भोजन की कमी जब होती है। कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव टू हेम्प, जो आपके कोल्ड डेजर्ट में उसके टू हेम्प होते हैं। दीज टू हेम्प्स श्रिंक इन द लेट विंटर्स बिकॉज, जो आपके विंटर आती है ना, तो इनके विंटर के अगर बाद में अंत में जाओगे तो इसके हेम्प बहुत छोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दोनों हेम्प? देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड, कोल्ड डेजर्ट है उनमें जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो खाने को बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो ये ऊँट क्या करते हैं, जो दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन देयर हेम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वे क्या करते हैं कि जो उन्होंने फूड को क्या किया है, स्टोर किया था अपने हेम्प को, उसको यूज कर लेते हैं सर्दियों के मौसम में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, उनके जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं गर्दन के नज़दीक। विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर ऑफ लद्दाख, वो ठंड को सहने में, मतलब उनको ठंड नहीं लगने देते लद्दाख के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे ठंडा एरिया होता है। तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? सर्वाइव होता है जीवित रहना भी, ठीक है, जीवित रहने के लिए। वट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, और कौन कौन से जो उसके अंदर फीचर होते हैं, विशेषताएं होती है ऊँट के अंदर, जो उनको इसमें सर्वाइव करने योग्य बनाती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही। बिल्कुल सही आवाज़ आपकी आ रही है, मेरी आ रही है। अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन, अब जो बाकी स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने अवलोकन किया, चीज़ें देखी, उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, कि जो आपका कैमल है जो मूत्र विसर्जन वो करता है वो बहुत कम करता है, ठीक है, जो पेशाब है वो ऊँट बहुत कम करता है। देयर डंग इज ड्राई, जो उनका मल है, मल त्याग करता वो भी सूखा होता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट स्वीट, और वो पसीना भी उनको बहुत कम आता है। ये तीन चीज़ें आपको बताई है, एक तो वो मूत्र कम करता है, दूसरा जो मल त्याग करता है उसमें वो भी क्या होता है, सूखा होता है, और तीसरा उसको पसीना भी नहीं आता। ओवरऑल बात ये है कि जो कैमल होता है आपका डेजर्ट एरिया वाला, वो क्या करता है, पानी का जो त्याग है, पानी अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया वो बहुत कम करता है, जिससे कि उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होती। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, अब आपको पता लग चुका है कि जो ऊँट है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से पानी बहुत कम मात्रा में लूज करते हैं, निकालते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, क्योंकि एक बार पानी पी लिया ना तो न तो उनको पसीना आता है, वो पेशाब भी बहुत कम करते हैं, और जो मल त्याग करते हैं वो भी सूखा होता है, तो इसलिए उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होती, और वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स रोडोडेंडर्स, तो ये एक फूलों वाला पौधा है, तो माया उसके बारे में, फूलों वाला पौधा उसके बारे में बात करती है। इन द सोलर फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, कि नीलगिरी की ये फॉरेस्ट है, सोल फॉरेस्ट है। हेयर रोडोडेंड्स आर शॉर्टर हाइट
एंड हैव स्मॉलर लीव्स ऑफ सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑफ माउंटेन्स। इसने कहा कि जो रोडोडेंट्स पाए जाते हैं ना जो नीलगिरी की पहाड़ियों में, ये क्या होते हैं कि ये हाइट में छोटे होते हैं, इनकी पत्तियां भी छोटी होती है क्योंकि वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलेंगी तो ये पौधे टूट सकते हैं। इसलिए क्या है वहाँ के स्थल के अनुसार, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार इनकी हाइट छोटी होती है। उसके बाद पेमा है। हाउएवर पेमा वो इज फ्रॉम सिक्किम mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller। तो उसने कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो क्या होते हैं जो ये प्लांट, ये पौधे होते हैं रोडोडेंड्रंस के, ये क्या होते हैं लंबे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे नहीं होते। वहाँ पे लंबे क्यों होते हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चलती, उन्हें हवा से टूटने का खतरा नहीं होता। जो प्रकृति के सभी जीव जंतु हैं या फिर पेड़ पौधे हैं वो सभी को वहाँ की जिस क्षेत्र में वो होते हैं वहाँ के अनुसार खुद को डाल लेते हैं। दो एग्जाम्पल आपने देख लिए, ऊँट का और आपको रोडोडेंड्रंस का आपने देख लिया। सो इवन प्लांट सच एज रोडोडेंड्रंस में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन। इसने कहा कि सेम जो जैसे ऊँट था ना कि आपका जो जीव तो वो तो एक ही था लेकिन अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, अलग अलग जलवायु के अनुसार उसने अलग अलग विशेषताएं उसमें आ गई थी, गुण उसमें आ गए थे, शरीर की बनावट उसकी हो गई थी। इसी प्रकार एक ही पौधा अलग अलग क्षेत्र में होगा तो उसमें अलग अलग विशेषताएं आपको मिल सकती हैं, अलग अलग आकार उसका मिल सकता है। टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन, ताकि उसकी जो कंडीशन है वो उसमें रहने लायक हो सके, उसमें जीवित रह सके। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये रहा आपका पौधा भी। सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड विद हिज पेरेंट्स फॉर ए स्पेशल इवेंट। तो उसने कहा कि सागर ने अपने पेरेंट्स को बताया, उसने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान निकोबार पर गया था। ठीक है, अंडमान निकोबार आइसलैंड द्वीप समूह पर गया था विद हिज पेरेंट्स फॉर ए स्पेशल इवेंट, कोई स्पेशल काम होगा। ही सा ह्यूज व्हेल्स एंड कलरफुल फिश इन द ओशन। तो उसने अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी व्हेल और कलरफुल मछलियाँ उसने सागर में देखी थी, समुद्र में देखी थी। हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम टू स्विम इन द वाटर। जो स्ट्रीमलाइन उनकी मछलियाँ ऐसे होती ना कुछ प्रकार से, इस प्रकार से आपको मिलेंगी। तो ये जो स्ट्रीमलाइन ये इसको बोलते हैं भी आगे से, इस प्रकार की होती है ना, जैसे आपका हवाई जो होता है तो इस प्रकार की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। तो ये इसकी तैरने में क्या करती है, मदद करती है, क्योंकि जो पानी का बहाव होगा ना तो इस प्रकार से क्या करेगा, इसको कम हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी बॉडी ऐसे होती तो क्या होता कि इनको तैरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि पानी इन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये स्ट्रीमलाइंड आपकी बॉडी होती है फिश की, जो उनको तैरने में सहायता करती है। We have learned that plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive। तो हमने अब पता चल चुका है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन, जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, चाहे वो रेगिस्तान में रहे, चाहे वो ठंडे रेगिस्तान में रहे, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में रहे, चाहे समतल मैदानी में रहे, चाहे वो समुद्र में रहे, अलग अलग जो क्षेत्रों में रहते हैं, हैव स्पेशल फीचर्स, कि उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते, गुण होते हैं, दैट मेक्स देम फिट टू सर्वाइव देम, जो उन्हें वहाँ रहने लायक बनाते हैं। ये बताइए कि जो अगर ठंडे में उस्तर वाला उठता है तो उसके दो कुबड़ नहीं होंगे, बाल नहीं, क्या वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाएगी ठंड से, वरना उसको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। अगर वही जो आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में रोडोडेंड्रन था, अगर उसकी हाइट होती तो क्या वो वहाँ पे रहता? नहीं, वो तेज हवाओं से टूट जाता। तो सभी पौधों ने और जीव जंतुओं ने जिस क्षेत्र में वो जहाँ रहते हैं उसके अनुसार खुद को ढाल लिया है, उसके अनुसार उसी में गुण पाए जाते हैं। एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेंस। इसको अडेप्टेंस बोलते, अडेप्टेशंस। ठीक है, आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे न जाए प्लीज़, कृपया करके आप इसको लेसन को पढ़ें और समझें कि जो आपको बातें बताई जा रही हैं वो बातें आपको आती है या नहीं आती समझ में। मेन रीज़न ये प्रोनाउंसिएशन, मुझे पता है कि थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द
rhododendrons are adaptations that enable them to survive in the mountains region। जो आपका देवदार ट्री है और rhododendron ट्री की हाइट है और जो शेप है आपकी देवदार ट्री की, जब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो देवदार ट्री है उसकी शेप कुछ इस प्रकार से होती है। ये बर्फीले एरिया में पाया जाता है। यहाँ से बर्फ़ गिरेगी, ऊपर से गिरेगी तो ये बर्फ़ नीचे चली जाती है, पेड़ के ऊपर नहीं रुकती। लेकिन अगर यही देवदार का ट्री इस प्रकार का पेड़ होता तो क्या होता कि सारी बर्फ़ इसके ऊपर गिरती और बाहर से ये टूट जाता। तो लेकिन इसकी बनावट ऐसी हो गई है कि ये बर्फ़ आसानी से इसके नीचे चली जाती है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ वो स्थान जहाँ ये पौधे होते हैं और जहाँ ये रहते हैं, जीव जंतु और पौधे रहते हैं ना, इसे वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट। क्या कहलाता है? हैबिटेट मतलब आवास, घर मान लीजिए। द फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशियन। जो उसका आवास है समुद्री आपके टर्टल का जो है आपका आवास, तो वो क्या है? सी है, समुंदर है। द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज द हॉट और द कोल्ड। जो आपका ऊँट का और इसका जो आवास होगा वो या तो ठंडा या फिर गर्म रेगिस्तान होगा। एंड द हैबिटेट ऑफ ए रोडोडेंट इज द माउंटेन्स। द हैबिटेट ऑफ जो आपका हैबिटेट इसका आवास होगा रोडोडेंट का, वो क्या होगा? पर्वत होगा। भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको कि आवास बताएं जो हमने पढ़ चुके भी। द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड। जो उनका आवास है, जो उनका परिवेश है चारों तरफ का, वही उनको क्या करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा। वाटर, एयर, शेल्टर एंड द अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो उनके ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सभी उनके आवास से उन्हें मिलेगी और वही उनका आवास होगा। अदरवाइज दे विल डाइड, नहीं तो वे सब मर जाएंगे। मैनी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर देयर सेम हैबिटेट। अलग अलग प्रकार के जो कि एक हैबिटेट में, एक आवास में, एक क्षेत्र में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। उन सभी जीव जंतुओं का क्या हो? एक ही हैबिटेट है, आवास है। ठीक है, जैसे आप समुद्र में जाओगे तो मछलियाँ मिलेंगी आपको, मगरमच्छ भी मिलेंगे और आपको कछुए मिलेंगे, मेंढक भी मिलेंगे और भी बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे। तो उनका हैबिटेट क्या है? समुद्र है। रेगिस्तान में आपको और भी जीव जंतु मिलेंगे ऊँट के अलावा, तो उन सभी का हैबिटेट, इसने कहा कि बहुत सारे जीवों का एक हैबिटेट हो सकता है, बहुत सारे पौधों का एक हैबिटेट हो सकता है। हैबिटेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ एवरेज। जो आपका हैबिटेट है ना, आवास है उनका, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि इस जैव विविधता में, क्योंकि अगर हैबिटेट सेम टाइप हुआ तो जैव विविधता होगी ही नहीं, अलग अलग प्रकार की कोई चीज़ें होगी नहीं। जितना अलग अलग हैबिटेट होगा उतने अलग अलग जीव जंतु और आपके पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे। ये आपका एक साइंटिस्ट है जिसका नाम सलीम अली। तो जिसने क्या किया कि वो अलग अलग देश के, हमारे पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमा। उसने क्या सभी जीव जंतुओं का रिकॉर्ड इकट्ठा किया, खासकर पक्षियों का। तो उन्होंने सभी के ऊपर रिसर्च की और इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। इनको पद्म विभूषण मिला था 1976 में, 1976 में इनको पद्म विभूषण मिला था। बस आप एक याद रखिए, बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली हैं। What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? कि ऐसे कौन कौन से मतलब कि आप क्या इनको हैबिटेट के स्थान के आधार पे इनको क्या कर सकते हैं? आप कैटेगराइज कर सकते हैं, इनके समूह बना सकते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन एंड दोज लिव इन वाटर। तो पहला तो ये तरीका है कि हम इसको इस तरह से बांट लें कि जो ज़मीन पर रहते हैं और जो पानी में रहते हैं। क्लियर हुई बात आपको? अगर हमें उनके रहने के स्थान पे बांटना है, उनके आवास के आधार पे बांटना है, तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हमको इस प्रकार से बांट ले कि जो जीव पानी में रहते हैं और जो जीव स्थल पर रहते हैं, मतलब पानी से बाहर रहते हैं। The plants and animals that live on land are said to be live in terrestrial। तो इसने कहा जो पौधे और जीव जंतु, एनिमल्स मतलब पशु हैं, वो आपके धरती पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं,
स्थलीय जीव भी, स्थलीय हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थलीय जीव उनको बोलते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल जो धरती पर रहते हैं, एक तो खुद आप ही हैं भी, आर द फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स भी, ठीक है। जो उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं, उनको स्थलीय आपके आवास बोलते हैं, और स्थलीय आवास पे स्थलीय प्राणी रहेंगे, इसलिए उनको भी क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है ना, स्थलीय हैबिटेट है, उनके एग्जाम्पल आपके फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, ये सब स्थलीय तो हैं, तो इनको स्थलीय हैबिटेट बोलते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो उसने कहा कि कुछ प्लांट और एनिमल जो पानी पर रहते हैं, उनको लिव इन वाटर आर सेड टू लाइव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो उनको कहा जाता है कि ये पानी वाले आवास में रहते हैं, इनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। तो ये क्या है आपके सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट के क्या हैं आपके, पॉन्ड्स, तालाब हैं, मतलब पानी वाले आपके आवास कौन से, नदी है, झील है, तालाब है, समुंदर है, तो ये सारे आपके क्या हैं, पानी वाले आवास है। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आपके पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि फ्रॉग, मेंढक पानी के बाहर भी और पानी के अंदर भी। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो आपके एम्फीबियंस होते हैं। यदि आपको एनिमल्स के बारे में पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं, तो आप जो स्थल पे रहते हैं उनके नाम लिख दीजिए, द एनिमल विच लिव ऑन लैंड। अगर एक्वेटिक एनिमल पूछा जाए तो आप हो सकते एनिमल विच लिव ऑन इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, एग्जाम्पल आपको पता है। हैबिटेट पूछा जाए तो हैबिटेट है वो आवास के नाम बताने हैं, और अगर एनिमल पूछे तो रहते हैं। और आपसे एक दिया है ये आपको एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स होते हैं जो पानी के बाहर भी जीवित रह सकते हैं और पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं, वो आपके हैं फ्रॉग। क्रोकोडाइल भी आपका आ जाएगा इसमें, मगरमच्छ। वट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज डैमेज्ड। क्या होगा यदि हैबिटेट मतलब उसका घर बदल दिया जाए, आपके घर को नुकसान पहुंचा दिया जाए। हैबिटेट मान लीजिए, आप घर ही मान लीजिए, आवास मान लीजिए, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ द गोट डज नॉट गेट ग्रास टू इट। क्या होगा यदि बकरी को घास न मिले खाने के लिए, तो क्या होगा। कैन ए फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। क्या मछली बिना पानी के रह सकती। तो आपको बताया यदि किसी भी एनिमल या प्लांट के हैबिटेट को डैमेज कर दिया जाएगा, उसके हाउस को डैमेज कर दिया जाएगा, दे विल श्योर डाई, वो मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड। तो उसने कहा कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर आपके पड़ोसी हैं, इनसे आप बात कीजिए टू नो अबाउट द प्लांट्स, उन पौधों के बारे में जानने के लिए, पक्षियों के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, और एनी अदर एनिमल्स, कोई है ना कुछ ऐसा एनिमल जिसको वो अपने बचपन में देखते हो लेकिन आज वो चीज़ें दिखाई न देती हो। आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगा कोई ऐसा पौधा, ऐसा जीव जो आपके पेरेंट्स ने देखा हो लेकिन आपने नहीं देखा होगा, या फिर आपके दादा दादी ने देखा हो, आपने नहीं देखा हो। दे यूज टू सी फ्रिंकली इन देयर चाइल्डहुड, जिसको अपने बचपन में देखते हो, बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ, और आजकल वो दिखाई नहीं देते हो। ऐसे पौधों में अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। दीज चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड। ये ऐसा क्यों हुआ, वो अब क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनका हैबिटेट था, आवास है, वो आपने बदल दिया है, नुकसान कर दिया है आपने, तो वो अब वो उसमें जीवित नहीं रह पाए। या तो उस हैबिटेट को छोड़ के वैसे ही कहीं दुनिया में दूसरा हैबिटेट होगा, स्थल होगा, वहाँ चले गए होंगे, या फिर दे शुड डाई, दे विल डाई, दे हैड डाइड आएगा। सॉरी, जब आपका साइंस का आता ना लेक्चर, तो साइंस वाली रिपोर्ट से चलती, इंग्लिश वाले हम भूल जाते हैं। दे हैड डाइड, वे मर चुके हैं। द डैमेज हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स। दो डैमेज है आपका हैबिटेट का, जो आपने उनको आवास को नुकसान पहुंचाया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनके घर को नुकसान पहुंचाया है।
फूड को नुकसान पहुंचाया और अदर जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी उनको आपने नुकसान पहुंचाया। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है, जैव विविधता का नुकसान है। अब देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ 4 जीव रहते हैं, 1 2 3 4 ही रहते हैं इस क्षेत्र में, तो ये 4 प्रकार के जीव हैं। तो जितने ज़्यादा होंगे उतनी जैव विविधता ज़्यादा होगी। आपने इसका क्या किया, इसकी जो कुछ कंडीशन थी वो आपने ख़त्म कर दी, इसको कुछ चाहिए था खाने के लिए तो वो आपने इसको ख़त्म कर दिया, तो ये ख़त्म हो जाएगा ना। तो अब कितने बचे, 3 बचे ना, ये 3, अब जैव विविधता कम हो गई ना। उसी प्रकार पौधों में अगर एक प्रकार का पौधा कम हो गया तो आपने मान लीजिए कि जैव विविधता को कम कर दिया है। इससे जो सरल वे है आपको समझाने का शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा भी, ठीक है। अब ये सरकार ने कुछ ऐसे जीव जंतु थे जिनकी संख्या कम हो चुकी थी, तो उनको बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाएं। जैसे ये बंगाल टाइगर है, ये चीता है, और ये एक जीव है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या नाम है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये ख़त्म होने की कगार पे थे, तो सरकार ने स्पेशल इनकी ओर ध्यान दिया और इनको बचाने के लिए इनके लिए कुछ हैबिटेट निश्चित कर दिए कि यहाँ यही जीव रहेंगे, बाकी कोई भी ह्यूमन बीइंग इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये देख लीजिए आप, एक तो था बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये 3 हैं। डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, ह्यूमन के कार्य थे, शिकार करना है या फिर कोई बिल्डिंग बनानी या और कुछ करना है, उसके कारण क्या हुआ कि इनका जो नेचुरल हैबिटेट था उसमें चेंज हो गया और इनकी संख्या तीनों की बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार ने हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए टू कंजर्व और बायोडाइवर्सिटी, हमारी जैव विविधता को बचाने के लिए किए भी। क्या थे, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973। जो प्रोजेक्ट टाइगर, जो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए 1973 में स्टार्ट किया, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है, कि उसके लिए कुछ क्षेत्र बना दिया कि इसमें ये बंगाल टाइगर ही रहेंगे, इनके खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फिर था चीता के लिए द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, पुनर्वास प्रोजेक्ट। री इंट्रोडक्शन मतलब उनको दोबारा से बसाना, उनको बचाना। वाज इनिशिएटेड इन 2022, अभी आपके 3 या 4 साल पहले। रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ एरिया में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है, इसके लिए कुछ स्थान निर्धारित कर दिए गए कि यहाँ पे यही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आराम से हम एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन आंसर की जरूरत होगी वहाँ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो ये थे आपके ट्रेडिशनल प्रोडक्टेड, ये आपके प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है कि जो कुछ क्षेत्रीय जगह होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, कुछ पवित्र भूमि है कि पवित्र जंगल है, ये इस देवता के नाम है, इस ये देवी के नाम है या फिर इस महान संत के नाम है। सभी धर्मों में सभी जगह ये पाई जाती हैं। तो वहाँ पे क्या है, जीव जंतुओं को मारना, पेड़ों को काटना मना होता है। तो आप अपने पेरेंट्स से बात करना कि हमारे आसपास भी कोई ऐसा वन या जंगल है क्या जो पवित्र समझा जाता हो और जहाँ से लकड़ियाँ काटना, पशु पक्षियों को मारना मना हो। तो इस प्रकार से क्या है कि ये भी बायोडाइवर्सिटी, आपकी जैव विविधता को बचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये था आपका अध्याय नंबर 2। तो आपको ये अध्याय कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके कमेंट से। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी होगी तो हम अगले अध्याय में उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।